Info for patient. अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, उसको उर्दू में फालिज कहते हैं, इंग्लिश में मेडिकल लैंग्वेज में इसको स्ट्रोक बोलते हैं। पहली तो बात यह है कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर कम्युनिटी में कॉमन है, हमारी कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। आमतौर पे इसकी दो किस्में होती हैं। एक फालिज वो होता है जो दिमाग में ब्लीडिंग की वजह से होता है, और दूसरी टाइप ये होती है कि जो खून की सप्लाई कम होने से या खून की सप्लाई मुकम्मल बंद होने से हो जाता है। दूसरी बात ये है कि फालिज एक्चुअली कहते किसको हैं। फालिज का मतलब ये है कि आपके जिस्म का, किसी के जिस्म का कोई भी हिस्सा, वो हाथ हो, पाँव हो, कोई और हिस्सा पैरालाइज हो जाए, यानी कि काम करना छोड़ दे, उसको आप फालिज कहेंगे। ये तभी होता है जब इसका कनेक्शन दिमाग के साथ होता है। दिमाग में कोई बीमारी आती है, कोई हिस्सा अफेक्ट होता है, तो आपका उसी तरह का हिस्सा जिस्म का काम करना बंद कर देता है। इसी को फालिज कहते हैं। अगर आप ब्लीडिंग की वजह से किसी को फालिज हुआ है तो इसका इलाज बिल्कुल और तरह होता है। अगर खून की सप्लाई बंद होने से फालिज हुआ है तो उसका इलाज बिल्कुल डिफरेंट तरह होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब किसी को ये शक पड़े कि उसको कोई फालिज का हमला शुरू हो गया है या होने वाला है या हो चुका है, तो फ़ौरन से पहले किसी हॉस्पिटल में जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, ताकि उसकी प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर तरीके से तशख़ीस हो और उस तशख़ीस के मुताबिक उसका इलाज शुरू हो। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें तशख़ीस में ये होता है कि आप ये पता चले कि ये फालिज की वजह ब्लीडिंग है या ब्लॉकेज है। अगर तो ब्लीडिंग है तो ज़्यादातर मरीज़ों का इलाज मेडिसिन से होता है, और कभी कभार किसी मरीज़ का इलाज ऑपरेशन से या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के तरीके से होता है, जिसमें वायर वगैरह डाल के उसको ब्लीडिंग को बंद करते हैं। लेकिन आम तौर पे ये खुद ही सेटल हो जाती है और कुछ दवाइयों के साथ इसका इलाज हो सकता है। अगर इसका प्रॉब्लम जो है वो खून की ब्लॉकेज की वजह से हुआ है तो फिर डिपेंड आगे करता है कि ये माइनर फालिज था या मेजर फालिज था। अगर तो ज़्यादा मेजर फालिज हो तो फिर तो इसका इलाज आमतौर पे दवाइयों से ही होता है। और अगर मरीज़ किसी जगह पे 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाए, उसमें भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का रोल हो सकता है, जिसमें वो वायर डाल के तो क्लॉट को निकाल सकते हैं। अगर ये 24 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी हो तो फिर आगे दो कैटेगरीज आएंगी। कुछ मरीज़ों का इलाज दवाई से होगा, कुछ मरीज़ों का इलाज ऑपरेशन से होगा। वो भी फिर पूरी जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, जिसमें जो ज़्यादा कॉमन टेस्ट हैं वो हैं अल्ट्रासाउंड नेक का, ब्रेन का सीटी स्कैन या ब्रेन का एमआरआई स्कैन, और कुछ ब्लड के टेस्ट। तो इन टेस्टों के साथ फिर जो तशख़ीस होगी उसके मुताबिक इसका इलाज होगा। हमारे से रिलेटेड, वैस्कुलर सर्जरी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो मरीज़ हमारे पास ज़्यादा आते हैं उनको या ब्लड प्रेशर का मसला होता है, या शुगर का मसला होता है, या वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, या उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो इन वजह से उनकी टांग की नालियाँ भी अफेक्ट होती हैं, बाजू की नालियाँ भी, दिल की नालियाँ भी, और गर्दन की नालियाँ भी। अब जब गर्दन की नाली अफेक्ट होती है, अफेक्ट से मुराद ये है कि वो नैरो हो जाती है, उसमें चर्बी जम जाती है, और जब चर्बी जम जाए उसके ऊपर क्लॉट बनता है, ब्लड का क्लॉट, और वो क्लॉट का कुछ हिस्सा टूट के जब ब्रेन में जाता है तो फालिज होता है। तो इसलिए ये मरीज़ हमारे पास आते हैं और हम इनका आम तौर पे ऑपरेशन करते हैं, ख़ास तौर पे उन मरीज़ों का जिनको अभी फालिज का हमला छोटा हुआ हो। छोटा फालिज का हमला हुआ, कोई हिस्सा पैरालाइज हुआ और वो थोड़ी देर के बाद रिकवर कर गया, कंप्लीटली रिकवर कर गया या पार्शियली रिकवर कर गया, फिर उसके बाद उसकी गर्दन की नाली का ऑपरेशन होता है, वो क्लॉट उसमें निकाल दिया जाता है। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फ्यूचर में आपको फालिज होने का ख़तरा तकरीबन ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनका फालिज मेजर होता है, जिसमें पूरे का पूरा एक साइड का हिस्सा पैरालाइज हो गया और वो बिल्कुल रिकवर नहीं हुआ। उसका इलाज ज़्यादातर मेडिसिन से होता है। जब वो रिकवरी उसकी हो जाए फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन मुमकिन हो सकता है। सर, ये रिकवरी 100% हो जाती है? डिपेंड करता है, कुछ मरीज़ों की रिकवरी 100% हो जाती है, कुछ की पार्शियल रिकवरी होती है, यानी कि 50% होती है, और कुछ की बिल्कुल नहीं होती। इसलिए इसमें जो इसकी प्रिवेंशन है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो इसकी वजूहात हैं, अगर आप उनको कंट्रोल करें तो फालिज होने का ख़तरा वैसे ही बहुत कम हो जाता है। जो मैंने पहले भी बताई कि ये वजूहात जो कॉमन है वो हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, ब्लड शुगर का हाई होना है, और कोलेस्ट्रॉल का हाई होना है। तो इन चार चीज़ों को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो फालिज का ख़तरा वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। सर, इनको कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है? सबसे पहली चीज़ तो तशख़ीस आती है। आप तशख़ीस करें, ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंटली चेक करें, रेगुलर अपनी शुगर चेक कराएं, कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, आपको पता चले कि आप में ये मसाइल हैं, और अगर हैं तो फिर उसका प्रॉपर डॉक्टर से उसका इलाज कराएं। वो फिर डॉक्टर आपको बताएगा कि इसमें क्या आपने परहेज़ करनी है, कौन सी दवाई खानी है, किस तरह रेगुलर इसका चेकअप कराना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ ना, और हर जगह ये रिपीट करता हूँ, कि जो वो है ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़ भी अपना इलाज करा लेते हैं,
कोलेस्ट्रॉल वाले भी करा लेते हैं, लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो ये बात तस्लीम ही नहीं करते कि उनको ब्लड प्रेशर है। वो जो कहते हैं जी सर में दर्द होगा तो हम चेक कराएंगे, जब चेक कराएंगे अगर ज़्यादा होगा तो गोली खा लेंगे, नहीं ज़्यादा हुआ तो नहीं खाएंगे। इस तरह नहीं होता। ब्लड प्रेशर का मसला या किसी को होता है या नहीं होता, और वो पता चलेगा रेगुलर चेकअप कराने से। बेशक आप अपने घर में मशीन ख़रीद लें, उससे रेगुलर चेकअप करें। अगर रेगुलरली आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है तो इसका मतलब है आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, और फिर उसकी दवाई आपने कभी कभार नहीं खानी, फिर उसकी दवाई आपने रेगुलर खानी है। अगर वो रेगुलर खाएंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो फालिज का खतरा वैसे ही बहुत कम हो जाएगा।